अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों आज हम अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट जो है करने वाले हैं। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि साइंस क्या होती है, देन हमने केमिस्ट्री की डिफाइन पढ़ी थी और हमने केमिस्ट्री की चंद ब्रांचेस की स्टडी की थी। हमारे सिलेबस में बच्चों टोटल केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं, उनमें से 4 ब्रांचेस हमने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी और आज हम जो रिमेनिंग 4 ब्रांचेस रह गई हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, वो क्या होती हैं। एंड देन कुछ बेसिक टर्म्स और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशंस दी गई हैं हमारे सिलेबस में, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो बच्चों आपने वो सुन लेना है ताकि आगे वाली वीडियो आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बच्चों टॉपिक्स हमारे हैं आज के ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो रिमेनिंग 4 रह गई थी और बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। हमने ना फर्स्ट लेक्चर में 4 ब्रांचेस की स्टडी की थी, उनमें से फिजिकल केमिस्ट्री, देन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आज हम चलते हैं जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे नाम से जाहिर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं सनदी पैमाना। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज की स्टडी करना। क्या स्टडी करना कि इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उन केमिकल्स को कैसे आगे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी स्टडी हम करते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनका मुताला करते हैं कि उनको हम जो है कमर्शियल स्केल पर किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से केमिकल जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो बच्चे यहाँ देखें ना, कुछ मैंने केमिकल्स मेंशन किए हैं, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ये वाले जो बच्चों मैंने केमिकल लिखे हैं इनका आगे और इंडस्ट्रीज में बड़ा यूज है। जैसे फर्टिलाइजर बनाने के लिए डिफरेंट गैसेस यूज होती हैं, सोप इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्री और एंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्रीज के अंदर ये वाले जो केमिकल ऊपर जो मैंने लिखे हैं ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड्स और तमाम केमिकल्स का मुताला करते हैं जिनको हम कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी उनको सनती पैमाने पर काफी तादाद में बनाया जाता है। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। बच्चों जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो मुसलसल रेडिएशन खारिज करते रहते हैं और ये एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होते बच्चों। ठीक है, हमारे पास जो केमिस्ट्री में आपकी बुक के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से चंद एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो मुसलसल रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम उन प्रोसेसेस का इस्तेमाल जो है स्टडी करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मुतालिक होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस आ जाते हैं और रेडियो एक्टिविटी यानी ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशन खारिज करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हाफ होते जाते हैं, अपनी जो है लाइफ वो साइकिल उनका कम होता जाता है। तो ऐसे एलिमेंट की स्टडी हम करते हैं बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर सकते हैं, यानी पावर जनरेशन में भी
इसका काफी ज्यादा जो है वो इस्तेमाल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। देन इसके अलावा रेडियोथेरापी, ठीक है, आपने देखा होगा, आप कहते हैं जो हम शुआएं लगाते हैं, ठीक है, शुआएं लगवाना, तो वो असल में सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि वो जो नाम से ही जाहिर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और ह्यूमंस की एक्टिविटीज का जो असर हो रहा है एनवायरमेंट पर, उसकी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। असल में हम इन्वायरमेंट को, इंसान जो है बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है, जो कि इसके लिए नुकसानदेह। जैसे आप देखें डिफरेंट किस्म की आजकल जो है वो जहरीली गैसेस जो कि फैक्ट्रियों से या भट्टियों से रिलीज हो रही है, जिनको प्रॉपर तौर पर एडजस्ट करने का कोई तरीका हमारे पास मौजूद नहीं है। तरीका मौजूद है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। उससे क्या हो रहा है, हमारी फिजा आलूदा हो रही है। इस तरह फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी जब हम जो है वो पानी हमारे दरिया या किसी नहर के में शामिल होता है, तो वो दरियाई पानी या नहरी पानी को भी खराब कर देता है। तो असल में क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करना जो कि ह्यूमंस की वजह से इन्वायरमेंट को खराब करने में लगे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमने इसमें देखना होता है जो है ना हमारा इन्वायरमेंट, उसके कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से अज्जा हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और हमने स्टडी करना होता है बच्चों कि ह्यूमन एक्टिविटीज का इस पर क्या असर हो रहा है। समझ आइए। देन हमारी जो लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों ये वाली जो ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। यानी इसका पाकिस्तान में कह सकते हैं स्कोप काफी ज्यादा है, ठीक है, या दुनिया में कह सकते हैं इन वर्ल्ड वाइड एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाली केमिस्ट्री की ब्रांच है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, यानी हम इसमें क्या स्टडी करते हैं बच्चों, सेपरेशन यानी अलग करना, आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त करना, कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल, कंपोनेंट्स मतलब अज्जा, यानी बच्चों आपको ना कोई भी सैंपल मिलता है, अब वो सैंपल ब्लड सैंपल हो सकता है या कोई भी आपको जमीन से कुछ सैंपल किसी चीज का मिल गया, ठीक है, उस सैंपल की आइडेंटिफिकेशन करना कि वो सैंपल है किस चीज का, किसी इंसान का की बॉडी का कोई पार्ट है, किसी जानवर की बॉडी का पार्ट है, या कोई मदनियात या क्या चीज है, ठीक है, तो वो हमारा सैंपल की आइडेंटिफिकेशन करना कि वो क्या चीज है। देन हमने सेपरेशन, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको सेपरेट आउट करना, यानी उसमें मिसाल के तौर पर जमीन से सैंपल मिलता है, हम देखते हैं उसमें कार्बन कितना है, हम उसमें देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, या कौन कौन से इसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। एंड कंपोनेंट्स जो एग्जॉस्ट के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो जब भी बच्चों कोई भी सैंपल आपको मिलता है, उस सैंपल के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एग्जा है, उनको सेपरेट करना और उनकी शिनाख्त करना, वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज आप कह सकते हैं जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स या डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहां पर जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन्स, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें कौन सी प्रोटीन्स है, ठीक है। देन वो देख सकते हैं हमारे ब्लड सैंपल कौन सा है, तो वो सारी चीजें एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी होती हैं, ठीक है। उम्मीद यहां तक आपको समझ आई होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बच्चों दो टर्म्स होती हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो एनालिसिस होती है ना, जो तज्जिया किया जाता है, वो दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन है क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी वाइज। इसमें बच्चों क्या होता है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ हम सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाएंगे ना, उनकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे कोई कंपाउंड मिला है, ठीक है, और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्ज करें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैं उसमें स्टडी करूंगा कि उसमें कार्बन होगा, मस्ट हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी मिसाल होगी सैंपल मिलता है तो मैं देखूंगा उसमें अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या इनके अलावा
और कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ आपने शिनाख्त करनी है कि जो सैंपल आपको मिला है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से अज्जा हैं, तो इसकी जो स्टडी करना कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसी एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सैंपल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं सिर्फ उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, देन हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसे हम जो है ना माहिती कहते हैं उर्दू में, और ये जो क्वांटिटी है मिकदारी है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसी एनालिसिस होती है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सैंपल के अंदर कौन सी चीज कितनी पाई जाती है, उसकी मिकदार कितनी है, हम वो स्टडी करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको समझाऊं, आसान लफ्जों में मैं कहता हूं, हम ना घर में कोई चीज बना रहे हैं, फर्ज करें हम लोग चाय बना रहे हैं, तो चाय के दौरान बच्चों अगर हमने क्वालिटी चेक करनी है तो हम कहेंगे कि चाय के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर चाय के अंदर चीनी होती है, दूध होता है, या अगर कुछ लोग नमक भी डालते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, या आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, या चाय ऐड करते हैं उसके अंदर। तो ये सारे इनकी शिनाख्त करना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी ऐसी एनालिसिस जिसमें क्या होगा, कोई भी जो सैंपल मिला है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उनकी स्टडी करना। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो हम इसमें अब ये नहीं देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो चीजें हैं वो कितनी मिकदार में है। यानी चाय में अगर चीनी है तो कितनी मिकदार में है, अगर उसके अंदर पानी है तो कितनी मिकदार में है, अगर उसके अंदर दूध ऐड किया हुआ है तो कितनी मिकदार में है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बच्चों हम क्या स्टडी करते हैं कि सैंपल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उनकी मिकदार कितनी है। और क्वालिटी में क्या देखते हैं हम लोग, ओनली सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी चीजें पाई जाती हैं, बस। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 1.3 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें जो आप पहले भी जो है वो पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस की साइंस में। जैसे मैं कहता हूं मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी दुनिया में हर वो चीज जो मास रखती हो, यानी मास रखती हो और जगह घेरती हो, ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आपको होता है मैटर की बेसिकली जो है ना वो जो मेन 3 फॉर्म्स है, लेकिन 4 भी कहते हैं हम लोग, वो कौन कौन सी बच्चों, दैट आर लिक्विड, गैस, सॉलिड और प्लाज्मा मैटर की चौथी हालत होती है। ठीक है, दुनिया में हर चीज मैटर है। इवन जो बोर्ड मार्केट में यूज कर रहा हूं या जो व्हाइट बोर्ड है, सारे मैटर्स हैं। देखे ना, हर चीज जिसका मैस होगा और वो जगह घेरेगी, जाहिर बात है वो मैटर होगी। और दुनिया में हर चीज उसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई ना कोई थोड़ी सी स्पेस भी घेर रही होती है। दुनिया की हर चीज क्या है बच्चों, मैटर है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपको कोई भी लिक्विड मैटर है, गैस मैटर होती है, सॉलिड और प्लाज्मा जो है चौथी आयनाइज्ड स्टेट होती है, ये भी मैटर की एग्जाम्पल है। ठीक है, देन हमारे पास 2 डेफिनेशन है कि सब्सटेंस क्या होती है और मिक्सचर क्या होता है। द पीस ऑफ मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। यानी कोई भी चीज अगर वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होगी तो हम उसे कहेंगे सब्सटेंस। ठीक है, मींस कोई भी चीज है, कोई सब्सटेंस है आपके पास, अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में है ना तो हम उसको सब्सटेंस कहेंगे। और इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। और हर मादा जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिलाप होगा, हम उसे बच्चों मिक्सचर कहेंगे। दोबारा देखिएगा, मैंने बताया सब्सटेंस क्या होती है, एवरी मैटर, कोई मैटर है आपके पास, अगर बच्चों वो मैटर अपनी प्योर फॉर्म में है, अपनी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो हम उसे सब्सटेंस कहेंगे। और अगर उसके अंदर कुछ ऐड किया होगा, कुछ मिक्स किया होगा, तो वो मिक्सर कहलाएगा। सिंपल सी एग्जांपल, अगर एक पानी है ना मेरे पास, पानी, वाटर, अगर वाटर अपनी प्योर फॉर्म में है, बिल्कुल उसके अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे वो एक सब्सटेंस है। वाटर क्या है बच्चों, एक सब्सटेंस है। और अगर वाटर के अंदर आपने कुछ मिक्स किया है, शुगर लाइक या साल्ट आपने मिक्स किया है, देन वो क्या बन गया, अब वो प्योर फॉर्म में नहीं है। पानी के अंदर अगर आपने नमक हल कर दिया तो वो पानी अब प्योर फॉर्म में नहीं रहा, पानी एक क्या बन चुका है बच्चों, मिक्सचर बन चुका है।
तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सब्सटेंस क्या होती है बच्चों? द पीस ऑफ मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म, यानी मैटर का वो टुकड़ा जो अपनी बिल्कुल खालिस हालत में पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सब्सटेंस कहते हैं। और जब नाखालिस होता है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। यहां में दो बातें लिखी हैं। सब्सटेंसेस हैव फिक्स कंपोजिशन। याद रखिएगा, जो सब्सटेंस होती है ना बच्चों, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, क्योंकि मैंने बताया जो सब्सटेंसेस है वो प्योर फॉर्म में होती है ना, प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की। तो जब प्योरेस्ट फॉर्म है तो वो जहां भी होगी हमेशा उसकी फिक्स कंपोजिशन होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो भी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ वाटर का एक मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ठीक है। अगर प्योर वाटर है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पानी के अंदर चीनी हल है या नमक हल है, तो हो सकता है कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपने उसके अंदर कौन सी चीज डिसॉल्व की है। लेकिन अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है तो उसकी कंपोजिशन भी फिक्स होगी और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी फिक्स होंगी। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो फिक्स है वो उतना ही रहेगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है तो 100 सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई और चीज शामिल है, कोई इंप्योरिटी शामिल है, तो हो सकता है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह मिक्सर दो तरह के होते हैं बच्चों, होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सर ऐसे मिक्सर होते हैं जिनकी तरकीब हर जगह यकसा होती है। इसकी डिफाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा एक टॉपिक है मिक्सर के हवाले से, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि होमोजेनियस मिक्सर क्या होते हैं, हेटेरो। थोड़ा टच बता देता हूं मैं आपको। होमोजेनियस मिक्सर ऐसे होते हैं जहां जिनकी तरकीब हर जगह यकसा होती है, और हेटेरोजेनियस ऐसे इनकी हर जगह तरकीब यकसा नहीं होती, ठीक है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। those properties which are associated with the physical state of matter, यानी किसी मादे की वो खुसूसियात जो उसकी तबई हालत से माहूज हों, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल स्टेट्स। एग्जाम्पल में कह सकते हैं आप लोग, लाइक किसी भी चीज का कलर कैसा है, ठीक है, या उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं आप लोग। उस सब्सटेंस का आप बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। इन जो फिजिकली हमें नजर आ रहा हो, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो फिजिकली आपको नजर आती है। उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है, कैसा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी या उसका जायका, उसकी खुशबू, वो सब कुछ जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंपोजिशन से होती हैं, किस तरह वो केमिकल रिएक्शन करता है, वो किस तरह सब्सटेंसेस से रिएक्ट करके किस तरह बॉन्ड बनाता है, वो क्या होती है? किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। दोबारा देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी मैटर की फिजिकल स्टेट से रेलिवेंट हो, यानी फिजिकली वो दिखने में कलर उसका कैसा है, उसकी शेप क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, किसी और फॉर्म में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका जायका, उसकी बू, ये सारी चीजें बच्चों उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों केमिकल नेचर आ जाती है कि वो केमिकली किस तरह सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों कि फिजिकल जब चेंज आता है ना किसी भी चीज में, फिजिकली कोई चीज चेंज होती है तो उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है, यानी वो चीज वैसी की वैसी ही रहती है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मेरे पास बच्चों वाटर है, वाटर को अगर मैं फ्रीज करता हूं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बच्चों केमिकल चेंज नहीं है, ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है जिसमें दो स्टेट्स चेंज हुई हैं, यानी लिक्विड स्टेट चेंज हुई है सॉलिड स्टेट में। इसको जब थोड़ा सा हीटअप करेंगे ये दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फिजिकल चेंज है जिसको आप फिल्ट्रेशन के जरिए या कोई भी सिंपल प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हीट करके या उसको फिल्टर करके दोबारा से चीज को वापस हासिल कर लें, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी किसी चीज में केमिकल चेंज आता है ना तो उसकी टोटली जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो मैंने बताया ना आपको, वाटर का आइस में चेंज होना या वाटर का वेपर में तब्दील होना, वाटर का वेपर्स में तब्दील होना,
ये WRO का मतलब बच्चों ये है कि वाटर के वेपर बनाए जा सकते हैं और वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा से वाटर बनाया जा सकता है। सेम लाइक वाटर से आइस बनाई जा सकती है और आइस को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग वाटर में। तो ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस हैं जो इस एशिया के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जब वो केमिकल चेंज आता है ना किसी सब्सटेंस में, तो उसकी टोटली जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहां बताया वाटर के अंदर फिजिकल चेंज आए तो वो आइस में कन्वर्ट होता है और वेपर्स में। लेकिन जब वाटर में केमिकल चेंज आता है ना, जैसे देखें वाटर मेरे पास है H2O, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने वाटर के। जब इसमें बच्चों केमिकल चेंज आएगा ना वाटर में, तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस बनेगी एक तो, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, अब ये बच्चों एक गैस है, ये भी एक गैस है, जबकि ये क्या था, लिक्विड था। तो आप यहां देखें जब एक चीज में केमिकल चेंज आया ना, केमिकली तौर पर वो चेंज उसमें कोई आया है, तो उसकी जो टोटल स्टेट है वो चेंज हो गई है। यानी लिक्विड से उसके जो कंपोनेंट है ना वो दोनों गैसियस फॉर्म में चेंज होके टूट के बिखर गए हैं। ठीक है, तो ये था केमिकल चेंज। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आई होगी। हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज हमने बच्चों क्या सीखा, हमने आज सीखा कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हमारी 4 रिमेनिंग रह गई थी उनके बारे में पढ़ा कि वो क्या होती हैं। देन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। सबसे पहले हमने बच्चों देखी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें इंडस्ट्रीज का मुताला करते हैं कि इंडस्ट्रीज में कौन से केमिकल्स सनती पैमाने पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैंने बताई आपको, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, सोप, प्लास्टिक या इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, और कौन से न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, हमने देखा कि ये वाली जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसका इस्तेमाल खुराक को महफूज करने के लिए और डिफरेंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बच्चों हमने पढ़ा कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स पर ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या असर हो रहा है। ठीक है, देन हमने पढ़ा एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। वो केमिस्ट्री इसमें हम किसी भी सैंपल की सेपरेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। उसमें 2 एनालिसिस पढ़ी हमने, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, हमने देखा कि जो भी सब्सटेंसेस आपके पास होती है, जो सैंपल आपको मिलता है, उसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, वो हमारा आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इसमें सिर्फ हमने फाइंड करना होता है कि कौन सी चीजें इस सैंपल के अंदर मौजूद है। जबकि हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखना होता है कि कौन सी चीज मौजूद है और वो कितनी मिकदार में मौजूद है। ठीक है, देन हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मैटर क्या होता है, हर चीज जो मैस रखती है और जगह घेरती है वो मैटर होती है। इसमें लिक्विड, गैस, सॉलिड और प्लाज्मा, मैंने कुछ एग्जांपल्स आप सब मेंशन की है। सब्सटेंस हमने देखा कि मैटर का वो टुकड़ा जो अपनी खालस हालत में हो सब्सटेंस कहलाता है। और मिक्सर हमने देखा कि जो इम्प्योर मैटर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज हल की हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, मिक्सर कहते हैं। देन हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। तो उम्मीद है बच्चों आज आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।